हम्म। तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, यूनिट थर्ड का वो टॉपिक है चार्ज। आज आरोपे पर बात चलेगी। अभी तक जितने भी टॉपिक थे क्रम बाय क्रम वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब यूनिट थर्ड का जो लास्ट टॉपिक है वो है चार्जेज, आरोप। तो इस पर बात चलेगी। आरोप की शुरुआत होती है 211 से लेकर के 224 तक। सेक्शन 211 211 टू 224 ये चैप्टर है आपका। देखिएगा, सेक्शन 211 सेक्शन 211 आरोप की अंतर्गत कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आरोप की अंतर्वस्तु, इस पर बात चलेगी। तो धारा 211 धारा 1 कहती है, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। 211 की धारा 1 कहती है कि संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है तो फिर उन्होंने कहा कि इस संहिता के अधीन उस अपराध का कथन करना होगा। किसी व्यक्ति पर जब आरोप लगाया जाता है तो कौन सा आरोप लगा रहे हैं, किस अपराध का आरोप आप लगा रहे हैं, ये आप कथन करके आप बताएंगे कि फला अपराध का आरोप लगा रहे हैं, आप कूटकरण का जो है आरोप लगा रहे हैं, या आप जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं। तो किसका आरोप लगा रहे हैं ये आपको कथन करके आरोप के अंतर्गत बताना होगा। दूसरा है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। तो जैसे आपने पहले देखा, उदाहरण क्या कहती थी कि अभियुक्त पर जिस अपराध का आरोप है उसका कथन करना होगा उसमें। तो ये स्थिति तब कही गई है जब उस अपराध को किसी विनिर्दिष्ट नाम से बताया नहीं गया है। अब धारा तब आपको उस अपराध का कथन करना होगा। अब धारा 2 है वो कहती है कि अगर किसी अपराध को किसी नाम से किसी पहचान से बता दिया गया है, कि जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को मार देता है तो या तो अपराधी माना पर उसका एक पहचान दे दी गई या फिर उसको हत्या रूपी पहचान दे दी गई, किसी को बहुत ज्यादा चोट कारित कर दी गई है तो उसे साधारण उपत्ति या घोर उपत्ति के नाम से उसको एक नाम दे दिया गया है। तो आरोप में अगर आरोपों में जो अपराध हैं, जो अपराध है उनको किसी निर्दिष्ट नाम दे दिया गया है तो आरोप में उस नाम को आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उदाहरण 3 कहती है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई निर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितने से अभियुक्त को उस बात का सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। सबसेक्शन 3 है वो कहती है कि अगर अपराध का कोई नाम नहीं दिया गया है, जिस विधि में अपराध बताए गए हैं उस विधि के द्वारा उसको कोई नाम नहीं दिया गया है तो आपको इतनी विशिष्टियां बतानी होगी, या यूं कहें कि उसकी परिभाषा बतानी होगी। किसी अपराध की परिभाषा बतानी होगी कि आप अब उस अपराध को उन्होंने नाम तो दिया नहीं है, कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसको हत्या कहते हैं, अपराधी मानव वध कहते हैं, तो इस प्रकार का कोई नाम तो उन्होंने बताया नहीं। तो जब नाम नहीं है जहां पर, वहां पर वो सर्कमस्टांसेस या वो विशिष्टियां वो
बतानी होगी कि आपने ऐसा ऐसा काम किया था, इसलिए आपको आरोपित किया जा रहा है। सबसेक्शन 4 कहता है वह विधि और विधि की वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित आरोप में उल्लिखित होगी। सबसेक्शन 4 कहते हैं कि जिस विधि के अधीन और अपराध किया गया है, जिस विधि के अधीन अपराध किया गया है, आरोप में उस विधि को भी लिखा जाएगा और उस विधि की जिस सेक्शन, जिस धारा के विरुद्ध अपराध किया गया है, उस धारा को भी लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराध घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया है और वो अपराध जो है वो किससे कवर हो रहा है, घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से कवर हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आरोप के अंतर्गत इस अधिनियम का भी नाम लिखना पड़ेगा और इस अधिनियम की जिस धारा के अधीन आरोप बन रहा होगा, अपराध बन रहा होगा, उस धारा को भी लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता में अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो है भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है, तो भारतीय दंड संहिता को भी, किताब का नाम, उस अधिनियम का नाम भी लिखना होगा और उस अधिनियम की जिस धारा में अपराध फिट बैठ रहा होगा उस धारा को भी लिखना होगा। सबसेक्शन 5 है यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। इन्होंने उपधारा 5 सबसेक्शन 5 को ये कहता है कि आरोप लगा दिया गया है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया गया है, इसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि विधि के द्वारा जितनी शर्तें अपेक्षित थीं किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए, वो सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाएगा, तो किसी न किसी अपराध का आरोप लगाया जाएगा, तो उस अपराध के लिए जो सर्कमस्टांसेस होंगी, ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही अपराध का आरोप लगाया गया वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रही हैं उस पर, तो वो पूरी शर्तें कंप्लीट हो गई हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप तभी लगाया जाता है जब उस अपराध के जितने एलिमेंट होते हैं वो सभी पूरे हो रहे हो। जैसे किसी व्यक्ति पर 378 आईपीसी का अपराध का आरोप लगाया गया है, तो 378 का अपराध तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसके पांचों एलिमेंट पूरे के पूरे न हो रहे हो। और अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि आपने चोरी की है, तो इसका मतलब यह है कि पूरे एलिमेंट उसके पूरे हो रहे हैं, विधि की जो प्रत्येक शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं। सबसेक्शन 6 सबसेक्शन जो 6 है, उपधारा 6 वो कहती है कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। सबसेक्शन 7 वो कहती है यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोषित किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोषित के कारण बाधित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशयित है कि ऐसी पूर्व दोषित उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिसे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोषित का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंड देने के पूर्व किसी भी समय उसे जोड़ सकेगा। जो धारा 7 है वो एक बात कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया था और वो वैसे ही अपराध के लिए दोबारा विचारित किया जा रहा है, एक व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक अपराध चोरी से संबंधित पहले किया था, उसी व्यक्ति ने बाद में एक और चोरी का अपराध किया है, तो प्रोसिक्यूशन जो है उसको ऐसा लगता है कि पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य
दिया जाना चाहिए, तो ये हो सकता है कि एक्यूज्ड जो है वो वर्धित दंड से दंडित हो जाए। प्रोसिक्यूशन में लगता है कि अगर पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य दे दिया जाए कि इस व्यक्ति ने पहले भी चोरी का अपराध किया था, तो ये वर्धित दंड से दंडित होगा जाकर के। तो ऐसी अवस्था में अगर पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य दिया जाता है तो न्यायालय किसी भी समय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व उस बात को, उस साक्ष्य को ले सकेगा, उस बात को जोड़ सकेगा अपने निर्णय सुनाए जाने से पूर्व। धारा 212, पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, समय और समय व्यक्ति स्थान के बारे में विशिष्टियां। उपधारा एक कहती है अविकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के विषय में अपराध किया गया है उस व्यक्ति वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां जैसे व्यक्ति को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। उपधारा एक ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बताने के लिए, ये सूचना देने के लिए कि उसने कौन सा अपराध किस स्थान पर किस वस्तु के संबंध में किया था, एक व्यक्ति को बताया गया कि आप पर चोरी का अपराध है या आप पर कूटकरण का अपराध है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो फिर धारा 212 उपधारा एक ये कहती है तो फिर उस व्यक्ति को ये बताया जाएगा कि कूटकरण का अपराध आपने कब किया था, कहाँ किया था और किस चीज के संबंध में आपने कूटकरण का अपराध किया था। ये फिर पूरी सूचना उसको दी जाएगी। कब दी जाएगी? जब व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है तो बताया जाएगा कि आप फला स्थान पे थे, आपने कई संव्यवहार किए थे, उनमें से एक संव्यवहार जो था उसमें आपने कूटकरण किया था और वो कूटकरण जो था इस सब्जेक्ट मैटर के संबंध में किया गया था। धारा 2 कहती है जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिनके विषय में अपराध किया जाना अविकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का निर्दिष्ट किए बिना ऐसा उस सकल राशि का निर्दिष्ट या उस जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अविकथित है और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अविकथित है निर्दिष्ट कर दिया जाता है और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। इन्होंने कहा है, धारा 2 में कहा है कि जहां अपराध जो किया गया है वो न्यास भंग का है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध है, बेईमानी से धन प्राप्त करने का या किसी जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का अपराध है, तो ऐसी अवस्था में केवल उन विशिष्ट मदों के बारे में चर्चा की जाएगी कि किन मदों के संबंध में अपराध किया गया था। इन्होंने कहा है कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध है या फिर बेईमानी से धन प्राप्त करने का अपराध है या फिर दुर्विनियोग का अपराध किया गया है, संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग का अपराध किया गया है, तब केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि किन विशिष्ट मदों के संबंध में यह अपराध किया गया था इतना उसको बता दिया जाए। दूसरी बात कि वो किन किन तारीखों पर, किस समय किन किन तारीखों पर अपराध किया गया था उसको
ये जानकारी दे दी जाए। परंतु कहता है, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का ना होगा। अब इन्होंने एक बात और कही है कि ये परंतु है उस स्थिति के बारे में बात करता है कि जब समव्यवहार जो किए गए हैं वो कई किए गए हैं, एक से अधिक समव्यवहार किए गए, तो फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे समव्यवहार, ऐसे उन्हीं ट्रांजैक्शन का जो आपराधिक न्याय भंग का कार्य किया गया है या बेईमानी से धन प्राप्त करने का, संपत्ति दुर्विनियोग का कार्य किया गया है, ये एक से अधिक हैं, तो केवल उतनी संख्या में इनका वर्णन किया जाएगा जितने 1 वर्ष के भीतर किए गए होंगे, उतने का आप जिक्र करेंगे। धारा 213। धारा 213 है, वो कहती है कि कब अपराध किए जाने की रीत कथित की जानी चाहिए। तो इन्होंने कहा है, जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211-12 में बाणीय विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती हैं, तब उस रीत की जिसमें अविकसित अपराध किया गया है, ऐसी विशिष्टियां भी जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। तो इन्होंने कहा है कि इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि कापर खा के साथ कथित समय पर कथित स्थान में छल करने का अभियोग है। आरोप में वह रीति जिससे काले खा के साथ छल किया वर्णित करनी होगी। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो ये की गई है कि धारा 211, 212 अभियुक्त को ये समझा पाने में असमर्थ है कि उसने कौन सा अपराध किया है। धारा 212, 211 बताती है कि आपके ऊपर फला अपराध है या फला अपराध आपने फला फला स्थानों पर किया है, तो उससे वो अभियुक्त जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि किस स्थान पर उसने कौन सा अपराध किया है। तो ऐसी अवस्था में धारा 213 है, वो ये कहती है कि जहां अभियुक्त धारा 211, 212 के अधीन समझ नहीं पा रहा है कि उसके ऊपर किस अपराध का चार्ज लगाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा है कि ऐसी अवस्था में उसको समझाने के लिए एक अन्य तरीका है कि अपराध किस तरीके से किया गया था, ऑफेंस करने का जो मैनर था, जो तरीका था, उस तरीके को बता दिया जाए। तो अब जैसे कि किसी व्यक्ति ने हत्या की है, तो हत्या किस किस तरीके से की थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्होंने कहा एक और इसमें जो उदाहरण है वो दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ छल किया था, तो फिर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा उसे बताना कि आपने इनके प्रति छल किया था, तो उसको अभियुक्त को ये बताना होगा कि आपने इस तरीके से इनके साथ छल किया था। वो तरीका बताना होगा कि किस तरीका को फॉलो करके उसने किसी व्यक्ति के साथ छल किया था। तो ये जो तरीका उसको बताया जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि अभियुक्त को समझाने के लिए कि उसने उसके साथ छल किया है, आपने उस तरीके को, मैनर को बताया है। इसमें एक अन्य उदाहरण भी है, कापर कथित समय और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। आरोप में का द्वारा किए गए साक्ष्य का वह भाग उपवर्णित करना होगा जिसका मिथ्या होना अविकथित है। अब इन्होंने कहा एक अन्य उदाहरण है कि का नाम का एक व्यक्ति है जिस पर ये आरोप लगाया गया है कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था, फॉल्स एविडेंस दिया था।
तो फॉल्स एविडेंस कैसे दिया था, किस समय दिया था, किन परिस्थितियों में दिया था, वो समय परिस्थितियां वो उसको बतानी होंगी। इसके अन्य उदाहरण है, वो अपने आप देख लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धारा 213 के अंतर्गत हर अपराध का मेरन नहीं बताना होगा कि किस किस अपराध को आपने किस तरीके से किया है। हत्या की गई है तो आप बताना नहीं होगा, चोरी की है तो बताना नहीं होगा, परंतु छल का अपराध किया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है, ऐसे ही कुछ अपराध हैं जिनका तरीका आपको बताना होगा। देखिएगा सेक्शन 214, words in charge taken in sense of law under which offense is punishable। आरोप के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। धारा 214 कहती है, 214 कहती है कि प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों का उस अर्थ में उपयोग में लाया जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। 214 जो सेक्शन है वो इतनी बात कहती है कि जो आरोप लगाए गए हैं, जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है उनका अर्थ क्या लिया जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने परिभाषा खंड पढ़ा होगा किसी भी विधि का, आईपीसी का पढ़ा होगा, सीआरपीसी का पढ़ा होगा। तो जो परिभाषा खंड होता है उसमें कहा गया होता है शुरुआत में कि इसमें बताए हुए शब्दों का अर्थ सिर्फ इसी अधिनियम के लिए लिया जाएगा, और फिर किन्हीं शब्दों का उसमें एक विशेष अर्थ बताया गया होता है और कहा गया होता है कि इस शब्द का जो अर्थ है वो केवल इसी अधिनियम के लिए लिया जाएगा। तो चाहे जैसे सीआरपीसी देखेंगे तो समान मामला क्या अर्थ होता है तो उन्होंने बता रखा है, वो उस अर्थ को सिर्फ उसी अधिनियम के लिए लिया जाएगा। हत्या का क्या अर्थ है तो उन्होंने बता रखा है कि हत्या का मतलब ये होता है। तो पूरी आईपीसी के लिए हत्या शब्द जैसे प्रयोग होगा तो आईपीसी के लिए हत्या का अर्थ वही लिया जाएगा जो आईपीसी में बता दिया गया है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर कह दी है कि किसी शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस विधि में वो अपराध परिभाषित है उस विधि में उस अपराध का जो अर्थ बता दिया गया है वही अर्थ लिया जाएगा। सेक्शन 215,
गलतियों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एरर्स, गलतियों का प्रभाव क्या होगा, तो इन्होंने दिया है अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोग को मामले के किसी प्रकरण में तब ही तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती आलोक से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है, अन्यथा नहीं। देखिएगा, इन्होंने बात 215 में जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि गलतियों का प्रभाव क्या होगा। तो इन्होंने दो बातें की गई हैं कि गलती और लोभ, इनका क्या प्रभाव होगा जाकर के, गलती और लोभ। तो इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और आरोप लगाने में जो सर्कमस्टांसेस दिखाई गई हैं, जो परिस्थितियां दिखाई गई हैं, चार्जशीट आएगी, अभियुक्त के खिलाफ जो चार्जशीट आएगी उसमें परिस्थितियां कुछ और दिखाई गई हैं और अब जो उन्होंने परिस्थितियां दिखाई हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से कई अपराध बनते दिखाई दे रहे हैं और उनमें से कई अपराधों को मिलाकर के एक मेन अपराध बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मेन अपराध को न दिखा करके जो उन्हीं परिस्थितियों से छोटे छोटे अन्य अपराध बन रहे थे उनको दिखा दिया है, या फिर जिस अपराध को दिखाया जाना था उसको दिखाया ही नहीं है, लोप कर दिया है। तो ये धारा कहती है कि किसी गलती या किसी लोप को तब तक तात्विक नहीं माना जाएगा, महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि उस गलती या लोप के कारण जो अभियुक्त है भुलावे में न पड़ गया हो, भुलावे में न पड़ गया हो और इसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्या किया है कि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उसको मारा और उसके पास से जो संपत्ति थी उसको छीन लिया। और ऐसी अवस्था में इसमें कई अपराध बन रहे हैं आपके, अगर देखा जाए तो चोरी भी है और उसने उसको क्या क्या है रोका है तो सदोष अपराध भी बन रहा है, उसने उसको मारा है तो उपपत्ति भी बन रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया गया कि इन सबको अगर मिला दें तो क्या बन रहा है, लूट का अपराध बन रहा है जाकर के। तो फिर इन्होंने क्या किया है कि आरोप लगाते समय लूट का अपराध लगाया ही नहीं, लूट का जो आरोप था उसको लगाया नहीं, लोप कर दिया है। तो ये गलती तात्विक महत्वपूर्ण तब तक न मानी जाएगी जब तक कि इसके कारण अभियुक्त भुलावे में न पड़ गया हो और इस कारण से न्याय नहीं हो पा रहा है। अगर न्याय नहीं हो पा रहा है, अभियुक्त भुलावे में पड़ गया है, तभी इस गलती को सुधारा जाएगा। और अभियुक्त अगर भुलावे में नहीं पड़ा है, न्याय हो रहा है, तो फिर इसको तात्विक नहीं माना जाएगा, महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि कापर का नाम का व्यक्ति है, उस पर खा से छल करने का आरोप है और जिस रीति से उसने खा के साथ छल किया है वह आरोप में उपवाणित नहीं है या अशुद्ध रूप से उपवाणित है। का अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्ष्यों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। न्यायालय इससे अनुमान कर सकता है कि छल करने की रीति के उपवर्णन का लोप तात्विक नहीं है। इन्होंने कहा है कि का पर यह आरोप है कि उसने खा के साथ छल किया है, का पर यह आरोप है
कि उसने खा के साथ छल किया है, तो छल किया है तो इसके लिए उस पर आरोप लगाया गया, तो इसमें किस तरीके से उसने छल किया है ये वर्णन ही नहीं किया गया। परंतु फिर भी जो कहा है वो अपने साक्ष्यों को पेश करता है और छल के लिए अपना बचाव करता है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये गलती जो है वो महत्वपूर्ण गलती है, तात्विक गलती है और इसके कारण से न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस गलती के बावजूद भी समझ तो गया ही है कि उसके ऊपर आरोप किस बात का लगाया गया है। अब सेक्शन 216 कोर्ट में अल्टर चार्ज, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। देखिएगा, उपधारा 1 इसकी कहती है, धारा 216 में वो ये कहती है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय आरोप में परिवर्तन कब करेगा? जब आरोप लगाने में किसी प्रकार की गलती हुई है और वो गलती महत्वपूर्ण मानी गई है, तात्विक गलती मानी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय को यह राइट है कि वो आरोप में परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें कहा गया है, उदाहरण, कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। तो पहली बात यह आती है कि आरोप न्यायालय में परिवर्तन किस समय कर सकता है। तो इन्होंने कहा है, धारा 216 ये कहती है कि न्यायालय अपना अंतिम निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, न्यायालय अपना निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर सकता है। आरोप में परिवर्धन करना है, कुछ बढ़ाना है, तो फिर उसको बढ़ा सकता है। कब बढ़ा सकता है? निर्णय सुनाए जाने से पूर्व ये परिवर्तन और परिवर्धन दोनों कर सकता है। उदाहरण 2 कहती है, ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। उदाहरण 2 ये कहती है कि जब न्यायालय ने ये समझा कि आरोप में परिवर्तन किया जाना चाहिए या परिवर्धन किया जाना चाहिए और न्यायालय ने ऐसा किया, तो फिर जब आरोप में परिवर्तन किया गया या परिवर्धन किया गया तो ऐसा परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़ के सुनाया और समझाया जाएगा। ये दोनों काम किए जाएंगे। कौन से? पढ़ के सुनाया भी जाएगा और समझाया भी जाएगा। उदाहरण 3 कहती है, यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्तन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजन पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को आगे ऐसे चला सकता है मानव परिवर्तन या परिवर्तन आरोप ही मूल आरोप हो। धारा 3 जो है वो ये कहती है कि जब न्यायालय ने आरोप में परिवर्तन किया या परिवर्तन किया और उससे न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अभियोजन पक्ष में प्रोसिक्यूशन पर मामले को चलाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो फिर न्यायालय स्वविवेकानुसार अपने स्वयं की इच्छा से वो क्या करेगा कि मामले को ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा जैसे जो परिवर्तन
आरोप है, परिवर्तित आरोप है या परिवर्तित आरोप है, वही मूल आरोप है। न्यायालय ने आरोप में परिवर्तन किया, आरोप में परिवर्तन किया और उससे न्यायालय को ये लगता है कि अभियुक्त अपना बचाव करने में सक्षम है और ऐसे ही कार्रवाई चलती रहेगी तो अभियुक्त पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और अभियोजन पक्ष जो है वो मामले का संचालन करने में उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर जो परिवर्तित या परिवर्तित आरोप है उसी को मूल आरोप मान करके सुव्यवस्था कार्रवाई को कंटिन्यू रख सकता है। उदाहरण 4, यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने में इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितना आवश्यक हो स्थगित कर सकता है। इन्होंने कहा है कि पहले में न्यायालय, उदाहरण 3 में न्यायालय क्या समझता है कि परिवर्तन और परिवर्धन करने से अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अभियोजन पर जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है वो भी बिना किसी दिक्कत के मामले का संचालन करती रहेगी। परंतु उपधारा 4 कहती है कि नहीं, न्यायालय ने आरोप में परिवर्तन किया, इससे अभियुक्त जो है लगातार अपना बचाव करने में असमर्थ है, उसको कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है, उसे अपने पक्ष में कुछ अन्य एविडेंस इकट्ठा करने की आवश्यकता है। तो फिर क्या किया जाए, और प्रोसिक्यूशन को भी ऐसा लगता है नहीं, हमें मामले का कंटिन्यू संचालन करने में कुछ और तैयारी करनी चाहिए क्योंकि आरोप बदल दिए गए हैं, मुझे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत चाहिए। तो ऐसी अवस्था में न्यायालय क्या करेगा कि या तो मामले को रोक देगा या फिर नए विचारण का निर्देश देगा। न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय 2 कार्य करेगा, 2 कामों में से कोई एक करेगा, या तो नए विचारण का निर्देश दे देगा कि उस विचारण को हटाओ, आप इस नए विचारण को चालू करो क्योंकि आरोप जो है वो चेंज हो गए हैं, या फिर प्रोसिक्यूशन और अभियुक्त दोनों अपनी पुनः तैयारी कर लें। इसके लिए मामले को थोड़ी देर के लिए, जो ट्रायल चल रहा था उसको थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए। उदाहरण 5, यदि परिवर्तित या परिवर्तित आरोप में कथित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अपराध किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित आरोप आधारित है अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही प्राप्त नहीं कर ली गई है। न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन किया गया है या परिवर्तन किया गया है इसको कंटिन्यू रखने के लिए मंजूरी चाहिए है, तो फिर जब तक मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो उसको कंटिन्यू नहीं रखेगा, जब तक कि उसने उसको कंटिन्यू रखने के लिए ऑलरेडी मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली है, पहले से ही मंजूरी प्राप्त नहीं कर ली है। तो इस प्रकार से ये धारा 216 है आपकी। आज यहीं तक रखते हैं, इसका जो नेक्स्ट अगला जो है आगे की धाराएं जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे।